प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत चीन सीमा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। वर्चुअल बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेरापंथी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने दी आचार्य श्री के जीवन से शिक्षा लेने की सलाह। कोरोना वायरस महामारी के बीच खास बंदोबस्त के साथ 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे हैं चुनाव। अरुणाचल से 1 और कर्नाटक से 4 सदस्यों का निर्विरोध हुआ चुनाव। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां और पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को किया ढेर। और भारत में कोरोना से रिकवरी की दर 53.79% से भी अधिक। अब तक 2,04,710 मरीजों ने कोरोना को दी मात। कोरोना के 1,63,248 सक्रिय मामले, 12,573 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना से 4,54,000 से भी अधिक मौत के बीच कोरोना के वैश्विक मामलों की संख्या 84,89,000 के पार। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत चीन सीमा स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष वर्चुअल तरीके से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। बैठक में लद्दाख से लगी चीन की सीमा पर स्थिति और खासतौर से गलवान वैली में वर्तमान स्थिति की चर्चा की जाएगी। गलवान वैली में 15-16 जून के बीच की रात भारतीय सेना के 20 जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने चीन की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी, जिसमें भारी संख्या में उनके जवान मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन को सख्त संदेश देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हर परिस्थिति में सक्षम है। इस बैठक में पीएम मोदी इस बड़े मुद्दे पर न सिर्फ राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे, बल्कि साथ ही आगे की रणनीति को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं। और इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुधाकर, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और खासतौर पर जिस तरह की हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में जो भारत के राजनीतिक दल हैं जिस तरह से जिम्मेदारी का परिचय देते हैं, जो एक भारत के अंदर एकता दिखाई देती है, कमोबेश वो एकता बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। और आज की इस बैठक में किन खास बातों पर चर्चा होगी और क्या अभी तक का ये सूचना सामने आ पाई है कि कौन कौन से प्रमुख दलों के अध्यक्ष इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाली बैठक में जुड़ेंगे? चंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर से जब ये घटना हुई थी उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया था। और साथ ये इस मायने में भी अहम है कि प्रधानमंत्री का ये ऐलान, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर ना सिर्फ प्रधानमंत्री तमाम राजनीतिक दलों को बल्कि पूरे देश को भरोसे में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आ चुका है। वो किस दिशा में सोचते हैं, जो जिस सख्ती से उन्होंने जो पूरी कार्रवाई हुई है उसके लिए जो बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, उन्होंने जिसमें कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, तो उस लिहाज से काफी अहम है। और निश्चित तौर पर जो पूरी स्थिति है उसके बारे में अहम जानकारियां पीएम साझा तो करेंगे। साथ ही साथ क्या राजनीतिक दलों का मन है उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे, उनसे भी सलाह मशविरा करेंगे। हमें ये जानकारी दी गई है कि जिन पार्टियों के 5 या 5 से अधिक सांसद संसद में मौजूद हैं, उनके अध्यक्षों को बुलाया गया। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम लोगों को फोन करके
इसके लिए इनवाइट भी किया था। इसमें चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, या फिर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, ये तमाम जो पार्टीज हैं, 15 से ज्यादा पार्टी ये बताया जा रहा है कि उनके अध्यक्ष शिरकत करेंगे। हो सकता है 1-2 पार्टियों के अध्यक्षों ने अपने नॉमिनेटेड को भेजने की भी बात की है। तो लेकिन ये एक बड़ी बैठक है और एक तरह से कह सकते हैं पूरे देश का मन, पूरे देश की राजनीतिक जमात का क्या मन है, और जिन्होंने लगभग ऐलान किया ही है कि इस मसले पर वो प्रधानमंत्री मोदी के पूरी केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की कार्रवाई का मसला। और ये बहुत बड़ी बात है इस लोकतांत्रिक, और ये यही देश की ताकत है, जी एक तरह से बिल्कुल। आप कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर भारत की क्या रणनीति रहेगी, इस मुद्दे पर एक अहम चर्चा आज संभावित। और क्या सुधाकर, इस बैठक में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के कोई अधिकारी या फिर सेना से जुड़े हुए कोई अधिकारी या जानकारी देने वाले लोग भी मौजूद हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं तमाम राजनीतिक दलों की बैठक है, लेकिन निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो प्रमुख अधिकारी इस मसले पर जानकारी देने के लिए वो इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। और ये वर्चुअल तरीके से ये पूरी बैठक हो रही है। कोरोना का संकट इस वक्त हमारे सामने है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं इस बैठक में, तमाम राजनीतिक दलों की क्या राय होती है। और एक उम्मीद जरूर है कि इस बैठक के बाद एक आवाज, जिस तरह से इस तरह के तमाम मसलों पर हमने देखा है कि संसद के भीतर एक आवाज गूंजती है, वही एक आवाज इस बैठक के बाद, क्योंकि अभी संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया कि सीधे सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और बिल्कुल। उसके जरिए एक तरह से एक राजनीतिक सहमति इस पूरे मसले को लेकर, इस बड़े मसले को लेकर जो कार्रवाई किए जाने की जरूरत है हर वक्त, अब हम जब बात कर रहे हैं उस वक्त भी वो कार्रवाइयां की जा रही है देश की जी सुरक्षा के लिए, अखंडता, संप्रभुता के लिए। लेकिन बिल्कुल। उसके अलावा जो आगे आने वाले समय में इस मसले पर जो रणनीति अपनानी है उसको लेकर अहम चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, जुड़ने के लिए। ये बहुत ही अहम बैठक है, आप इस पर बिल्कुल पैनी नज़र रखिएगा। आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे इस खबर पर, और ज़्यादा जानकारी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि शाम 5 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जो कि वर्चुअल बैठक होगी। और अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेरापंथी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण में आचार्य श्री के जीवन से शिक्षा लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम सबको एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था का मंत्र दिया। आज की परिस्थिति में उनका यह मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पीएम ने विश्वास जताया कि जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत महात्माओं ने रखे हैं, वो हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। उनका ये मंत्र था, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था। आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज देश इसी मंत्र के साथ, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है, जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत आत्माओं ने हमारे सामने रखा है, हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। आप सब उस सपने को साकार करेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने योग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को अवसाद रहित जीवन जीने की कला सिखाई। ये भी एक सुखद संयोग है कि एक दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। वो कहते थे, आत्मा मेरा ईश्वर है, आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी भक्ति है, संयम मेरी शक्ति है और अहिंसा मेरा धर्म है। इस जीवन शैली को उन्होंने खुद भी जिया और लाखों करोड़ों लोगों को भी सिखाया। योग के माध्यम से
लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने डिप्रेशन फ्री लाइफ की कला सिखाई। ये भी एक सुखद संयोग है कि एक दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। हमारे लिए ये भी एक अवसर होगा कि हम सब सुखी परिवार और समृद्ध राष्ट्र, जो महाप्रज्ञ जी के स्वप्न को साकार करने में हम सब मिलकर के योगदान दें। और अब रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान जारी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 18 सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बाद में चुनाव आयोग ने कर्नाटक से 4 सीटों और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश से एक सीट को शामिल करते हुए कुल 24 सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की थी। कर्नाटक की 4 और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो जाने से अब बाकी बची हुई राज्यसभा की 19 सीटों में आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय से 1-1 सीट पर चुनाव हो रहा है। झारखंड की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिजोरम में 1 सीट के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, तो गुजरात में 4 सीटों के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है और शाम 4 बजे तक ये जारी रहेगा। मतगणना आज शाम 5 बजे के बाद ही शुरू हो जाएगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ऋषि। किस तरह से ये मतदान चल रहा है, और खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि राज्यसभा का ये चुनाव हो तो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए खास निर्देश दिए गए हैं, एहतियात बरतने के खास निर्देश दिए गए हैं। तो अभी तक जो आपको खबर मिल रही है उसके मुताबिक किस तरह से मतदान चल रहे हैं और कोरोना वायरस के मद्देनजर क्या खास इंतजाम किया गया है इस मतदान के लिए? देखिए लालचंद, जहां तक इस चुनाव की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। तमाम नजरें हैं सियासी, इसमें घमासान देखने को मिल रहा है। एक सीट पर कांटे का मुकाबला है, कॉन्टेस्ट तगड़ा है, खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश में जी। तो ये आज कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स के लिए दोनों ही पक्ष तैयार हैं और चाहते हैं कि ऐसा कुछ सरप्राइज हो दें कि उनके अपने पक्ष में नतीजों को बदलवाएं। गुजरात में भी स्थितियां बहुत ज्यादा सामान्य नहीं है, वहां पर भी कोशिश है, लेकिन अमूमन वहां लग रहा है कि वहां का जो अंक गणित है वो 2-2 सीटों में उनका बंटवारा हो सकता है जी। इन सब के अलावा जैसे झारखंड है, वहां पर भी 2 सीटें हैं, तो 3 लोग मुकाबले में है, जैसे कि आपने भी बताया। इन सब के बीच में जो आपने जिक्र किया कि कोरोना का जो संकट है, इस संकट के काल में हम ये जो चुनाव संपन्न करा रहे हैं, आयोग बिल्कुल इस चीज को बेहद गंभीरता से ले रहा है और लिया भी है। और इस मसले में हमने देखा है कि तमाम ऐसे चुनाव जिसमें कि पोलिंग पार्टीज या लोगों का सीधा वहां पर इकट्ठा होना, सोशल डिस्टेंस की अगर समस्या आती है, तो ऐसे चुनाव को उन्होंने अभी काफी चुनाव ऐसे हैं जिनको टाल भी रखा है जी। लेकिन राज्यसभा के इन चुनावों के लिए हम जानते हैं कि शुरुआत में 55 सीटों के लिए ऐलान हुआ, उसके बाद 37 सीटों पर वहां पर कॉन्टेस्ट करने की जरूरत नहीं हुई, 18 सीटें बची, उसके बाद 6 सीटें और उसमें शामिल कर दी गई। उसके बाद 24 सीटें पर ये फाइनली हुआ कि 24 सीटों पर आज मतदान होना था, लेकिन 5 सीटों पर एक बार फिर से कॉन्टेस्ट नहीं होने की वजह से जितने उम्मीदवार थे और जितने से वहां पर सीटें थी उस हिसाब से, जैसे कि हम कर्नाटक की और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां संपन्न हो। अब 19 सीटें बची हैं और यहाँ पर जो घमासान है, यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला है, इसके लिए आयोग ने पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो, थर्मल स्क्रीनिंग करना, तो जितने भी गाइडलाइंस हैं इस महामारी के संकट के काल में, जो कि गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और उसमें कहीं कोई लापरवाही, बिल्कुल सख्त आदेश है, इसलिए उस चीज का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 4 बजे तक ये मतदान होना है और संख्या बहुत ज्यादा नहीं है विधायकों की, सिर्फ इसमें वोट होते हैं, तो 5 बजे के बाद जैसे ही मतगणना शुरू होगी तो परिणाम आना भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि लालचंद, हमने देखा है कि कई बार राज्यसभा चुनाव की मतगणना भी
काफी दिलचस्प रही है। ये भी इतिहास है कि कई बार आधी रात तक भी मतगणना चली है कई बार, और काफ़ी दिलचस्प मुकाबले भी देखने को मिले हैं। चलिए, आप बिल्कुल नज़र बना के रखिए और हम मतदान के परिणाम पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आज की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में शोपियां और पुलवामा में अलग अलग आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों को मार गिराया है। अवंतीपुरा में कल से आतंकी एक मस्जिद में छिपकर बैठे हुए थे। धार्मिक स्थल की पवित्रता को बरकरार रखते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह से फायरिंग और विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं दूसरी ओर शोपियां में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कल से शुरू हुए एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं सेना का एक जवान भी जख्मी हो गया है। घायल जवान को श्रीनगर में सेना के बेस हॉस्पिटल को रेफर कर दिया गया है। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्दी ही लौटेंगे और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Yoga is not a religion, it is a science. It is time we all now get back to yoga. All of us must practice and promote yoga for our betterment. Yoga is the center of scientific basis. The UN has included yoga to attain a development of sustainable growth. M. Venkaiah Naidu, Vice President. Any method to heighten the presence of that which is the source of creation within you is yoga. Sadhguru Jaggi Vasudeva, Spiritual Leader, Isha Foundation. कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की देश भर में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। देश में रिकवरी दर 53.79% से भी अधिक हो चुकी है। वहीं अब तक 3,80,532 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। वायरस की चपेट में आने से अब तक 12,573 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक कोरोना वायरस के 2,04,710 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव केस 1,63,248 हैं। देश में हर दिन तेजी से आ रहे कोरोना मामलों के बीच भारत ने अपनी टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ा दी है। और राजधानी दिल्ली को कोरोना महामारी के संकट से निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ बड़ी बैठकें कर रहे हैं, बल्कि कई अहम फैसले भी ले रहे हैं। गृह मंत्री के निर्देश पर दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 242 कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर 2,30,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया गया। इसके साथ ही टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। कल 193 टेस्टिंग सेंटर पर 7,000 से भी ज्यादा लोगों का इस विधि से टेस्ट किया गया। उधर टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के गृह मंत्री के निर्देशों का असर भी दिल्ली में दिख रहा है। यहां 15 से 17 जून के बीच यानी 3 दिन में 27,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, जबकि पहले प्रतिदिन 4,000 से लेकर 4,500 टेस्ट ही हो पा रहे थे। आने वाले दिनों में टेस्टिंग की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज का रेट भी काफी कम किया गया है। डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिशों के आधार पर आइसोलेशन बेड, बिना वेंटिलेटर के सपोर्ट वाले आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के सपोर्ट वाले आईसीयू बेड के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं। ये दर क्या है देख लीजिए जरा। निजी अस्पतालों में पहले 25,000 रुपए तक में उपलब्ध होने वाले आइसोलेशन बेड अब सिर्फ 8 से लेकर 10,000 रुपए में ही उपलब्ध होंगे। करीब 43,000 तक में उपलब्ध होने वाले आईसीयू बेड अब 13 से लेकर 15,000 रुपए में ही उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा वेंटिलेटर के सपोर्ट वाले आईसीयू बेड जो पहले करीब 54,000 रुपए तक में उपलब्ध था, अब वो 15 से लेकर 18,000 रुपए में उपलब्ध हो सकेगा। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी ही लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाथों को बार बार साबुन या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं।
छींक और खांसते समय अपना मुंह और नाक टिश्यू या रुमाल से ढकें। प्रयोग के बाद टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेंक दें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपना नाक और मुंह मास्क या कपड़े से ढकें। भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर दूसरों के संपर्क में ना आएं। ये भी ख्याल रखें कि अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। Yoga cultivates the ways of maintaining a balanced attitude in day-to-day life and endows skill in the performance of one's actions. BKS Iyengar, योगा गुरु। उस पर हिंदी में समाचार और अब बात दुनिया में कोरोना के मामले की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तमाम उपायों के बाद भी विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 84,89,000 के पार जा चुका है। इसके साथ ही दुनिया भर में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 4,54,000 से ऊपर चली गई है। इस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,91,000 से ज्यादा हो चुकी है और 1,18,000 से भी ज्यादा लोगों की इस वायरस के संक्रमण से मौत हो गई है। कैलिफोर्निया में अब नए आदेशों के तहत लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त हर समय मास्क लगाना जरूरी होगा। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बिना मास्क के घूमने के मामलों को देखते हुए ये नए और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। लिहाजा अब लोग घर से बाहर सिर्फ कुछ खाते वक्त ही अपना मास्क हटा सकेंगे। और अमेरिका के बाद ब्राजील और रूस में इस वायरस ने कहर बरपाया है। ब्राजील में जहां कोरोना से इस वक्त 9,78,000 लोग संक्रमित हैं, वहीं देश में 47,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस में भी 5,60,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 7,650 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हो गई है। रूस में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक कोरोना के असर को कम करने वाली वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। 2 हफ्तों के आइसोलेशन के बाद 18 वॉलंटियर्स इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए आगे आए हैं। उधर जापान के कावासाकी में कुछ स्टोर्स खुल गए हैं। कल शहर के एक मशहूर फैब्रिक ब्रांड ने अपने स्टोर और वेबसाइट पर कपड़े के मास्क और कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ उत्पादों की बिक्री शुरू की, जिसके कुछ ही देर बाद सैकड़ों ग्राहक कतारों में लगकर इन मास्क को खरीदने के लिए पहुंच गए। ग्राहकों की बेतहाशा भीड़ को ये स्टोर संभाल नहीं पाए और कुछ ही वक्त बाद स्टोर में माफीनामे का बोर्ड लगा दिया गया। इतना ही नहीं, स्टोर की वेबसाइट भी क्रैश हो गई और कपड़े के मास्क खरीदने की उम्मीद लगाए ग्राहकों को निराशा ही हाथ लगी। जापान में कोरोना संक्रमण के अब तक 17,588 मामले सामने आए हैं। उधर मैक्सिको में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। संक्रमितों के सही समय पर इलाज के लिए देश के फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक को विशालकाय कन्वेंशन सेंटर में बदल दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की मदद के लिए सेना के बैरक्स भी सैकड़ों बिस्तरों का इंतजाम कर चुके हैं ताकि संक्रमितों को इलाज की कमी ना हो सके। किसी भी आपदा के वक्त मानवीय मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाली मैक्सिको की सेना ने इस महामारी के वक्त में भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और सेना के 3 बैरक्स को क्लिनिक और अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया है। मैक्सिको में 1,59,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से हर तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करने के संकेत दिए हैं, जबकि एक दिन पहले ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर ने कांग्रेस को बताया था कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना संभव नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि चीन से पूरी तरह से अलग होने के लिए अमेरिका के पास निश्चित रूप से विभिन्न परिस्थितियों में नीति का विकल्प है। गौरतलब है कि इस साल दुनिया की दोनों बड़ी महाशक्ति कोरोना वायरस महामारी के कारण और चीन द्वारा हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू करने जैसे अनेक मुद्दों को लेकर पहले ही आमने सामने विरोध में खड़े हुए हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने जॉन बोल्टन पर झूठ फैलाने के लिए देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।